In the previous class, we have done the formula of rate of flow of heat. We can rewrite this formula as dq by dt is equal to delta T by delta x upon Ka. So, देखिए I is equal to V by R. आप जानते हैं फॉर्मूला. I is what? Rate of flow of charge. यहां पर ये हीट है एंड ये चार्ज है. करंट क्या होता है बच्चे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. एंड यहां पर क्या है बच्चे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और यहां पर क्या चल रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. करंट क्यों फ्लो करता है? व्हाई डज द करंट फ्लोज? करंट फ्लोज ड्यू टू potential difference. Current flows due to potential difference and heat flow due to temperature difference. तो दोनों देखो, ये जो टर्म है ये करंट के इक्विवेलेंट है. टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मैं इसे ओम्स लॉ से कंपेयर करूं तो ये करंट की ये जो टर्म है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट इज इक्विवेलेंट टू करंट. करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हीट फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. और ये जो टर्म बची this is equivalent to resistance and in physics it is called thermal resistance. And in physics it is called thermal resistance. तो बच्चे जितने भी कंडक्टर होते हैं वो सारे ओम्स लॉ फॉलो करते हैं. इसका क्या यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय के. अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए बच्चे. फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. तो देखिए आपको एक फिगर दे रखी है कि ये एक है पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a है. ये एक पाइप है जिसका एरिया a है. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? लेंथ l है. लेंथ l है. ठीक है. ये एक पाइप है जिसका एरिया जो है a/2 है. लेंथ 2l है. यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2k है. या दोनों की एरिया सेम है. सपोज फिलहाल अभी दोनों का एरिया सेम है. ठीक है. 2a. इसका लेंथ 2l है, इसका k1, इसका वैल्यू k2. या लेंथ l1 l2 मान लीजिए. ठीक है. इन द प्रीवियस केस वी हैव फाइंड द टेम्परेचर एट द जंक्शन. हियर यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी? दैट if you replace these two rod by a single rod. There is no one in the waiting room. ठीक है. If you replace the two rods by a single rod, then what is the K equivalent of that rod? Equivalent thermal conductivity का मतलब क्या होता है? If you replace these two rods by a single rod of same length L1 plus L2 and same cross sectional area A2A, ठीक है, then what is the thermal conductivity of this? तो आप इसे रेजिस्टेंस की तरह मान के चलिए. ये आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस R2 है, ये इनका इक्विवेलेंट है. शाबाश. सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2. सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चे? R1 प्लस R2. ठीक है. R इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या चल रहा है? डेल्टा एक्स बाय के ए. तो इक्विवेलेंट वाले में लेंथ है L1 प्लस L2 अपॉन में के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है. एरिया इज 2a. R1 में लेंथ है L1, K1 2a प्लस L2 K2 2a. तो यहां पर 2a सारे कट जाएंगे. L1 प्लस L2 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 K2 प्लस K2 L1 K1 L2 अपॉन में K1 K2. यहां से के इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 K2
इंटू L1 प्लस L2 अपॉन L1 K2 प्लस K1 L2, ये आ जाएगा K इक्वलेंट। दिस टर्म विल बी K इक्वलेंट। हाँ बच्चे बोलिए। रेजिस्टेंस का ये तो रहा थर्मल रेजिस्टेंस का डेल्टा एक्स बाय के। सिमिलरली आप एक क्वेश्चन कर लो जिसमें दो रोड पैरेलल में कनेक्ट है। हाँ भाई, ये वीडियो कैसे ऑफ हो गई? अक्षय सागर, अक्षय अनामिका, अर्पित, गरिमा, वीडियो कैसे ऑफ हो रही है? डैनियल, प्रांशु, सार्थक, वीडियो ऑफ करने का कोई सीन नहीं है बच्चे, वीडियो ऑन करके रखने सबको। हाँ, सपोज सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके करना चाहते हैं। ये T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर A1 एरिया की रॉड जिसकी लेंथ L है, ये है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सपोज K1 K2 है। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अब आपने क्या किया, इन दोनों की जगह एक ही रॉड लगा दी, जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर हो गया, A1 प्लस A2, लेंथ L ही है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से पैरेलल में, ये R इक्विवेलेंट हो गया, ये R2 हो गया। तो वन व्हाट फॉर्मूला यू कैन अप्लाई? हाँ, पैरेलल में ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मटेरियल में क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय के ए। तो इसका डेल्टा एक्स कितना है बच्चे? L बाय K1A1 ऊपर चला जाएगा इक्विवेलेंट में, L बाय K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 बाय R1 की वैल्यू आ जाएगी L बाय K1A1 प्लस K2A2 बाय L2। L L L कट गया, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी K1A1 प्लस K2A2 अपॉन में A1 प्लस A2। This will be the equivalent thermal conductivity in the parallel combination of resistance. हो गया बच्चे? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं वाला था। ये लिखो बच्चे, पेपर में तो कुछ भी आ जाता है बच्चे, पेपर के लिए ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है। लिखिए बच्चे,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चे, ये लॉ कहता था कि अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट मान लिया, सपोज टी नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो आपको पता है ये बॉडी हीट लूज करेगी, दिस बॉडी विल लूज हीट इफ टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। अगर टी नॉट से बड़ा हुआ तो डेफिनेटली दिस बॉडी इज गोइंग टू रिलीज हीट। तो लिख लेना बस, ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो। स्मॉल का टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल, बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल। स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल, जब मतलब आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 40 70 50 मतलब 100 से नीचे नीचे होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं अप टू 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर 60 70 डिग्री सेल्सियस भी आता है तो भी आप ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। कहते तो यही है अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, बट इफ दिस इन न्यूमेरिकल 60 70 डिग्री सेल्सियस का भी अंतर हो तो भी ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो ये कहते थे जो हीट एक बॉडी फ्लो रिलीज कर रही है माइनस डी क्यू बाई डी टी, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पर सिस्टम और सराउंडिंग के। डी क्यू बाई डी टी, अब हीट का फॉर्मूला क्या होता था, एम एस डेल्टा टी, हाँ है ना। हीट का एक फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर माइनस डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा के टी माइनस टी नॉट, डी क्यू की जगह आप पुट कर दीजिए एम इंटू में स्पेसिफिक इंटू में डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। एम एस को नीचे ले जाइए, माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के बाय एम एस टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पर के भी कांस्टेंट था, एम एस भी कांस्टेंट है, मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल आर आल्सो कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, क्योंकि के बाय एम एस भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की दो स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, कि या तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, या रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is dependent directly proportional to temperature difference between body and the surrounding। इसकी दो स्टेटमेंट है, क्या हो गया होगी बच्चे, टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर वाला कैपिटल टी है, नीचे वाला टाइम है, ये डी टी तो ऑलरेडी चल रहा है ना यहाँ, ठीक है। ऊपर वाला टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, नीचे वाला टाइम है। तो इसकी दो स्टेटमेंट होंगे बच्चे, इट स्टेट्स दैट rate of flow of heat from a hot body is directly proportional to temperature difference between body and surrounding, or body and surrounding, or second statement you can learn, it states that rate of fall of temperature from a hot body is directly proportional to is directly proportional to temperature difference between body and surrounding। तो बच्चे आप ये बात ध्यान रखिए, आपको हमेशा न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऑल्दो हमेशा आगे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो यूज नहीं करना। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल, एंड in the numerical this temperature has to be taken as average temperature T1 plus T2 by 2। सपोज एक बॉडी का पहले टेम्परेचर 50 था, कुछ देर बाद 45 हो गया, तो जो यहाँ पर टेम्परेचर पुट होगा वो 50 प्लस 45 बाय 2 पुट होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर T50 पुट नहीं होगा, 45 भी पुट नहीं होगा,
एवरेज टेम्परेचर पुट होगा 50 प्लस 45/2। जैसे जैसे बॉडी हीट ठंडी होगी, हीट रिलीज करेगी, उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, हाँ है ना। तो बॉडी का सपोज पहले टेम्परेचर 50 था, बाद में 45 हो गया, तो यहाँ पर जो टी पुट होगा वो एवरेज टेम्परेचर पुट होगा, T1 प्लस T2/2। T1 प्लस T2/2। अब आप देखिए बच्चे, अब आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस डी टी बाय टेम्परेचर वाली टर्म्स को एक तरफ ले आइए, टी माइनस टी नॉट इजिकल टू के डी टी। टाइम को इधर ले गया, टी माइनस टी नॉट को नीचे ले आया, तो माइनस को इधर भेज देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इजिकल टू माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स होता है बच्चे लॉग एक्स, है ना, एंड इंटीग्रल ऑफ डी 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 एक्स होता है एक्स। यहाँ पर आ जाएगा लॉग टी माइनस टी बेस ई टी माइनस टी नॉट माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी कितना होता है टी, इंटीग्रल ऑफ डी टी कितना होता है टी, प्लस में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, क्या, कि log base AB, if log base AB x है, then b is equal to a raised to power x। अगर log का कोई बेस है a और वो वैल्यू b है और उसकी कुछ वैल्यू है इक्वल टू x, तो हम b को क्या लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं बेस की पावर x। तो ये प्रॉपर्टियां लगा दीजिए, तो दिस एम्प्लाइज t माइनस टी नॉट, ये b हो गया, b इज इक्वल टू a, बेस कौन है या e, e की पावर माइनस के टी प्लस सी। तो t का वैल्यू आ गया टी नॉट प्लस ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। ये टेम्परेचर का इक्वेशन आ गया। ठीक है, एंड इसमें एक ग्राफ भी बना सकते हैं आप, लॉग टी माइनस टी नॉट वर्सेस टी का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, लॉग टी माइनस टी नॉट वर्सेस टेम्परेचर टाइम का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, वर्सेस टाइम का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, तो कंपेयर कीजिए इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो c इज अ कट ऑन y एक्सिस c, इसका स्लोप कितना है बच्चे माइनस के, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, इसका स्लोप कैसा आएगा बच्चे माइनस के, ये ग्राफ बन जाएगा। ये है बच्चे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, सबके नेट एक साथ स्लो जाते हैं, देखो चलो कोई बात नहीं करो। क्लियर है बच्चे?
राइट डाउन। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी falls from 50 degrees Celsius to 45 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। ये नोट हो गया ना सबका? हाँ, टेम्परेचर क्वेश्चन है बच्चे, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। What will be the temperature of the body after further 5 minutes if temperature of surrounding is 20 degree Celsius? What will be the temperature of body after further 5 minutes if temperature of surrounding is 20 degree Celsius? बच्चे आपको अभी क्या बताया, कौन सा फॉर्मूला रखता है हर जगह न्यूमेरिकल्स में? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये ए पार्ट है और ये सपोज बी कंडीशन है। तो फॉर ए ट्रांजिशन चेंज इन टेम्परेचर कितना है बच्चे? 5 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में? 5 इंटू 60 सेकेंड में। ठीक है, यही है 5 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर है। कितने टाइम है बच्चे? 5 मिनट में, है ना? इजिकल टू के टी क्या बताया था? टेम्परेचर फॉर ए लिखा है ए, ये ए ट्रांजिशन है ना, ए मान लिया इसे। ठीक है, टी क्या है? टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 50 प्लस 45 बाई 2 माइनस टी नॉट। 50 प्लस 45 बाई 2 एवरेज टेम्परेचर हो गया। टी नॉट कितना है बच्चे? 20। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी सपोज। अगर आप बी ट्रांजिशन के लिए देखेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर होगा 45 में से कुछ कम हो गया होगा, पता नहीं कितना कम हो गया। 5 इंटू 60 इजिकल टू के। अब जो मीन टेम्परेचर हो जाएगा 45 प्लस टी बाई 2 माइनस 20, दोनों को डिवाइड करके टी का वैल्यू निकाल लो, या ऊपर वाली से के का वैल्यू निकाल के नीचे वाली पुट करो तो बात एक ही है। डिवाइड, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट द टेम्परेचर। इजी। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? बाहर से माइनस कट जाएगा। 5 बाय 45 माइनस टी इज इक्वल टू के से के कट जाएगा, एलसीएम लोगे ये 40। कहां पर, कहां माइनस लगाना है? माइनस तो फॉर्मूले में ही है या माइनस तो फॉर्मूले में ही चल रहा है। ठीक है, तो माइनस तो ऊपर भी लगाया था मैंने, तभी तो कटा है। तो के से के कट गया, यहाँ पर एल चलोगे 5 प्लस टी बाई 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएंगे, ये बचेगा। बस इसको सॉल्व करके आप समझ गए टी की वैल्यू निकालनी है। 5 11 जा 11 इंटू 45 माइनस टी इज इक्वल टू 5 प्लस टी। टी कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। लिखिए बच्चे ब्लैक बॉडी। जल्दी करो बच्चे, चैप्टर आज फिनिश करना है मुझे। कोई बुक है नहीं मेरे हाथ में, क्या हो गया? ये सब है एनसीईआरटी में, सब है एनसीईआरटी में। बस किसी की भी बॉडी, किसी की बुक में देखो, यहाँ तक तो हर किसी की एनसीईआरटी में होगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तक। अब जो पढ़ा रहे हैं वो किसी की में, इसी में दे रखा होगा, किसी के सप्लीमेंट्री मटेरियल होगा जिसकी पुरानी होगी, और जिसकी बहुत पुरानी होगी उसमें होगा ही। लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में है। जिनकी पुरानी बुक है उनकी बुक में नहीं दे रखा होगा, क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट ईयर ऐड हुआ है ना। लेकिन इस सिलेबस में है सर, जो नई नई बुक है उसमें एडिड है ये, नई एनसीईआरटी में। हाँ बच्चे,
ब्लैक बॉडी क्या होता है बच्चे? ब्लैक बॉडी या पहले एनर्जी। देखिए बच्चे, एनर्जी, अगर आपके पास कोई बॉडी है, कोई बॉडी हो सकती है, इस पर कुछ एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, हीट, क्यू आई, क्यू आई मतलब इंसिडेंट हीट एंड इंसिडेंट एनर्जी। अब वो इस हीट का क्या करेगा? ये कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, क्यू आई मतलब इंसिडेंट हीट ऑन बॉडी, क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड हीट बाय बॉडी, कुछ हीट को ये आर पार निकाल देगा, क्यू टी ट्रांसमिटेड हीट, क्यू टी ट्रांसमिटेड हीट, एंड कुछ हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यू ए एब्जॉर्ब हीट। यही होगा बच्चे, अगर कुछ एनर्जी पड़ रही है तो कुछ एनर्जी को गेन करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ को ट्रांसमिट कर देगा। तो इंसिडेंट एनर्जी इज ऑलवेज द सम ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी प्लस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी इज ऑलवेज द सम ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अर्थ जो आर पार निकल जाती है, बॉडी क्या करते, देखो कुछ तो हैंड टू हैंड रिफ्लेक्ट हो गई, पड़ते ही रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ अर्थ के अंदर आई, जैसे ये अर्थ के एग्जांपल लो, कुछ हीट तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ हीट अर्थ ने गेन करी, है ना, और उसमें से कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर बाहर निकाल दिया, वो ट्रांसमिटेड हीट है। अर्थ सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब होना कर लेती है, अर्थ पे जो हीट कुछ तो पड़ते रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, और कुछ अर्थ के अंदर ही स्टोर हो गई। जो अर्थ से एब्जॉर्ब होने के बाद बाहर निकली है वो होती है ट्रांसमिटेड हीट। ठीक है, तो एक होता है टर्म ए। हाँ बच्चे बोलो। एब्जॉर्ब हीट के जैसे होता है, एब्जॉर्ब्ड। ए होता है बच्चे एब्जॉर्बटेंस। ए इज द टर्म विच रिप्रेजेंट एब्जॉर्बटेंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? क्यू ए बाई क्यू आई, इंसिडेंट एब्जॉर्ब हीट अपॉन में इंसिडेंट हीट। आर होता है रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेड हीट अपॉन इंसिडेंट हीट, एंड टी होता है ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेड हीट अपॉन इंसिडेंट हीट। इन तीनों का सम हमेशा कितना आएगा बच्चे? 1। इन तीनों का सम कितना आएगा बच्चे? हमेशा 1। लिखे बच्चे ब्लैक बॉडी। हाँ नोट करिए बच्चे। देखिए बच्चे, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, बीबी मतलब ब्लैक बॉडी, इस पे हीट इंसिडेंट हुई और ये सारी की सारी अब्जॉर्ब हो गई।
आइडियली नहीं होती, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसी एक बॉडी को हमने मान रखा है जिसे कहते हैं ब्लैक बॉडी, जैसे ब्लैक होल, वो सारी चीजों को अपने अंदर खींचता रहता है। ब्लैक, तो ये ब्लैक बॉडी क्या होती है? इट इज अ बॉडी हुज एब्जॉर्बटेंस, ए क्या था बच्चे? हीट एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। तो यहाँ पर तो क्यू ए क्यू आई के बराबर है, इसने सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये कितना आएगा? 1। रिफ्लेक्टेंस 0, ट्रांसमिटेंस 0। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक है, द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब radiations of all energy is black body. The body which can absorb radiation of all energy is called black body. All frequency energy बात एक ही है। एक टर्म होती है बच्चे इमिसिविटी। अब सपोज आपके पास दो गर्म बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और एक कोई नॉर्मल बॉडी है। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल, आप, हम, अर्थ हमारी कुछ भी है। ठीक है, तो बच्चे अगर दोनों का बहुत हाई टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो भी ऐसा होता है बच्चे कि ब्लैक बॉडी बहुत एनर्जी, अब गर्म है तो एनर्जी रिलीज, यहाँ तो एनर्जी गेन कर रही थी, लेकिन अगर बॉडी गर्म होगी तो एनर्जी रिलीज भी तो करेगी, है ना? तो दोनों एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, दोनों एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो इमिसिविटी क्या होता है? जो ब्लैक बॉडी होती है वो मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर सकती है। तो इमिसिविटी क्या होता है? पावर रेडिएटेड बाय नॉर्मल बॉडी टू द पावर इमिटेड बाय रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। ये रेशियो होता है पावर रेडिएटेड बाय, यानी एनर्जी रेडिएटेड बाय नॉर्मल बॉडी टू द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है ब्लैक बॉडी के लिए, ई का वैल्यू 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, और नॉर्मल बॉडी के लिए ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। मतलब जो नॉर्मल बॉडी है वो मैक्सिमम एनर्जी इमिट नहीं कर सकते जो इनके पास है, लेकिन जो ब्लैक बॉडी है वो मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर सकती है। हाँ, E1 होगा। हाँ, E1 होगा। हाँ, हर बॉडी के। ठीक है, ठीक है, लिखो बच्चे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, या स्टीफन लॉ भी कह देते हैं शॉर्ट में। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखिए बच्चे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है बच्चे? ये कहता था कि देखिए, ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है। तो ये एनर्जी जो इमिट करेगा, हम यहां पर पढ़ते हैं ई। ई होता है एनर्जी इमिटेड
इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी बात हो रही है ई। क्या है यहाँ पर? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ई क्या होता है? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है ई। तो ये कह रहा था ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ई है टोटल एनर्जी इमिटेड नहीं है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो ये कहता था एनर्जी, ये जो ई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी रेज़ टू पावर 4 के, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कहते हैं सिग्मा, स्टीफन्स कांस्टेंट। ये आपको गिवन होगा पेपर में, वैल्यू कांस्टेंट होती है इसकी, इसे कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको इसने और एलाबोरेट किया कि अगर ये ब्लैक बॉडी है, अगर ये ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर टी है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट जीरो के इक्वल नहीं है, इन दैट केस यू कैन राइट इट एज सिग्मा टी की रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। थर्ड, इसने इसे और एलाबोरेट किया कि अगर बॉडी ब्लैक नहीं है तो नॉर्मल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं है, टेम्परेचर टी है, आपके पास एक नॉर्मल बॉडी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, इन दैट केस ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल बॉडी है इतनी हीट इमिट नहीं करेगी, ये कुछ कम हीट इमिट करेगी। तो वाई कांस्टेंट फैक्टर जिसको क्या कहते हैं? इमिसिविटी। यहाँ पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये था बच्चे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। टेम्परेचर सारे केल्विन में लेने हैं इसमें, क्योंकि यह डेल्टा टी नहीं है। डेल्टा टी हो तो आप डिग्री सेल्सियस में ले लीजिए, चाहे केल्विन में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू सेम रहता है। यहाँ पर है टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, तो यहाँ पर आपको क्या लेना होता है बच्चे? क्या 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 लेना होता है बच्चे? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। हाँ, टी नॉट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। देखो बच्चे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या विन्स लॉ। इसको इंटेंसिटी बोल देते हैं बच्चे, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को ई या इंटेंसिटी कुछ भी बोल सकते हैं। एक होता है बच्चे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बच्चे आप ये देखिए, अगर इस ई इंटेंसिटी का मैं ये कर दूं बच्चे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। हाँ, अगर बच्चे हम ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का वर्सेस वेवलेंथ का, ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है अलग अलग वेवलेंथ की, ठीक है।
अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट कर रही है, लैम्डा वन लैम्डा टू बहुत सारी रेडिएशन इमिट कर रही है। ठीक है, कुछ लैम्डा वन की होंगी इसमें से, कुछ लैम्डा टू की होंगी, कुछ लैम्डा थ्री की होंगी, है ना, अलग अलग चीजें जो इमिट होंगी, बहुत सारी इन्फिनिट रेडिएशन एक साथ इमिट हो रही है। ठीक है, जिनकी वेवलेंथ ये है। तो इन्होंने इंटेंस, अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाए ब्लैक बॉडी के लिए फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, लेट सपोज 1000 केल्विन। ठीक है, तो वो ग्राफ ऐसा आता है। इसको कहते हैं बच्चे लैम्डा एम। लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ तो इससे ज्यादा भी है। लैम्डा एम इज दैट वेवलेंथ फॉर विच द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज मैक्सिमम। लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा एम यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? wavelength for which intensity of emitted radiation is maximum. Now let's suppose मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं। ये तो कोई टी टेम्परेचर पे ऐसा, सपोज T1 टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा था। अगर मैं सेम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाता है। ये जो टेम्परेचर है सपोज वो 1500 केल्विन है, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा, यहाँ पर लैम्डा वन लैम्डा एम वन, यहाँ पर लैम्डा एम टू, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, तो जो लैम्डा एम है वो डिक्रीज कर जाता है। ग्राफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। दिस शोज दैट लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा, हाँ, लेकिन लैम्डा एम की वैल्यू घट जाती है ना, तो ये कहते थे लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं विन्स कांस्टेंट बी, इसको हम क्या कहते हैं? विन्स कांस्टेंट। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर।